बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल बॉन्ड होता क्या है। उसके अलावा हमने लीवर्स का कंसेप्ट था, उसके अकॉर्डिंगली हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया, कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। ठीक है, और ये चीज़ें हमने पहले भी लास्ट सेमेस्टर में इन डिटेल पढ़ी हुई हैं, तो आप लोगों ने उन नोट से भी देख लेना है। जो लेक्चर हमने लिए हैं उन लेक्चर्स को भी ज़रा रिवाइज कर लेना है कि ये बॉन्डिंग होती क्या है और किस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न थेरीज ऑफ बॉन्डिंग। के जो लीवर्स का कंसेप्ट था उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो जो कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनके स्ट्रक्चर को वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद फर्दर केमिस्ट्री में कुछ इन्वेंशंस हुई, उसके बाद कुछ और थेरीज आई। ठीक है, उन थेरीज की बिना पे कोशिश की गई एलिमेंट्स या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उनकी ज्योमेट्री को, उनके बॉन्ड की पोलैरिटी को, बॉन्ड की एनर्जी को, बॉन्ड एंगल्स को डिस्क्राइब करने की, एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो उसी सिलसिले में ये डिफरेंट थेरीज पेश की गई डिफरेंट साइंटिस्ट की तरफ से। तो प्रीवियस लेक्चर में देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लीवर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है जी, उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, मॉडर्न थेरीज ऑफ बॉन्डिंग है। और कितनी थेरीज हैं बॉन्डिंग की? 3 थेरीज हैं। पहली है जी वेस्पर थेरी, उसके बाद सेकंड है वीबीटी थेरी और थर्ड नंबर पे है एमओटी थेरी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक थेरी को पढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये थेरी है क्या, किस बारे में ये एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके कुछ पास्टुलेट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे या कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिनके स्ट्रक्चर को वो वाली थेरी सही तरह से एक्सप्लेन करती है। और एंड में फिर हम लिमिटेशंस देखेंगे कि उस थेरी की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, किन स्ट्रक्चर को वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले क्या है, लिमिटेशंस ऑफ लीवर्स मॉडल के। जो लीवर्स का मॉडल था उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो उसकी पहली लिमिटेशन ये थी कि वो रिलीज ऑफ एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता था जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके अलावा वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं उनके बारे में, उनकी नेचर के बारे में भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता था। थर्ड जो उसकी लिमिटेशन थी वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को क्लैरिफाई नहीं कर सकता था। वो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी यानी वो एनर्जी के बारे में रिलीज, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज आती है उसके बारे में भी जो लीवर्स का कंसेप्ट था वो हमें सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके अलावा बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में यानी पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में लीवर्स का जो मॉडल था वो सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता था। और उसके अलावा अगली जो चीज़ है वो है बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में भी लीवर्स का जो मॉडल था वो सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता था। ठीक है जी, उसके बाद फिर आती हैं मॉडर्न थेरीज। और जो मॉडर्न थेरी हैं ये बेस करती हैं वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर एटम का होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने इन डिटेल लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, कि वेव मैकेनिकल नेचर होती क्या है एटम की। ठीक है जी, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अपने लेक्चर देखें तो उनमें ये वाला हमने इन डिटेल टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी थेरी है वो है वेस्पर थेरी। ठीक है, वेस्पर थेरी है क्या, ये प्रेजेंटेड बाय सेडविक एंड पॉवल इन 1940। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1940 में ये थेरी पेश की। उन्होंने इस थेरी की मदद से क्या किया, प्रिडिक्ट किया डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप को। ठीक है, और उनकी जो शेप है वो किस तरह से प्रिडिक्ट की कि एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होता है और उस सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के कुछ पेयर होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं उनकी सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उनके दरमियान जो रिपल्शन है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, खा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो खा वो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो, उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 और फाउंडर थे वेस्पर थेरी के, रोनाल्ड नेलहोम और रोनाल्ड ग्लिप्सी। ठीक है, और उन्हीं के नाम की बुनियाद पे इसको ग्लिप्सी नेलहोम थेरी भी कहा जाता है, उन्हीं केमिस्ट के एजाज में। ठीक है जी, उसके बाद वेस्पर थेरी है क्या, ये एब्रीवेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी। क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी। यानी वैलेंस शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं
और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और रिपल्शन की वजह से वो एक ख़ास डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहते हैं, ठीक है। और जब वो एक ख़ास डिस्टेंस पे रहते हैं तो मालिक्यूल की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बन जाती है, और मालिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होते हैं, उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल बन जाता है, और उस एंगल की बुनियाद पे और जो इलेक्ट्रॉन की आपस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, उस रिपल्शन की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, उसकी ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं किसी भी मालिक्यूल की, ठीक है जी। इसमें यह बताया गया है अगला पॉइंट कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, और वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। और ये जो इस तरह की जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है मालिक्यूल की ज्योमेट्री को। क्या डिटरमाइन करती है, ये मालिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में हमें बताती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पास्टुलेट हैं कि वेस्पर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट हैं, किन किन पास्टुलेट्स की बेस पे ये थ्योरी पेश की। पहला पास्टुलेट ये है कि पॉली एटॉमिक मालिक्यूल में एक एटम ऐसा होता है जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, और वो आमतौर पर अमूमन वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। और बाकी जितने भी एटम होते हैं ना उस मालिक्यूल के, वो सारे उस सेंट्रल एटम के साथ लिंक होते हैं। पहली थ्योरी क्या है कि किसी भी पॉली एटॉमिक मालिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है, और बाकी जितने भी एटम होते हैं उस मालिक्यूल के, वो उसके गिर्द क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं, वो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, मतलब किसी भी मालिक्यूल में जो ज्योमेट्री है ना उसका तयन किससे होता है, वैलेंस शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। वो इलेक्ट्रॉन के पेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डेड पेयर, एक होते हैं लोन पेयर, ठीक है। ये बॉन्डेड पेयर प्लस लोन पेयर, ये दोनों मिल के डिसाइड करते हैं किसी भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है कि उनकी अरेंजमेंट स्पेस में, यानी वो टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, वो लीनियर है, ठीक है, वो बाई पिरामिडल है, ठीक है, किस तरह की उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन है, इस चीज़ के बारे में वो बताते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना उनकी ओरिएंटेशन की टेंडेंसी इस तरह से होती है कि वो उनकी आपस में जो रिपल्शन होती है वो मिनिमम होती है, यानी वो एक दूसरे से फासले पे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये ऐसे फासले पे रहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जहाँ मैक्सिमम रिपल्शन होगी तो वो उसी फॉर्म में कोई भी मालिक्यूल क्या होगा, पाया जाएगा, और उसी फॉर्म में उसकी हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो वैलेंस शेल है वो हम उसको एक स्फीयर की मानद समझते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लोकेट होते हैं उसकी सरफेस में इस तरह से कि उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, अल्फाज का हेर फेर है कि जो रिपल्शन होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आपने ये पॉइंट समझ लेना है। उसके बाद अगला पास्टुलेट है कि जो सेंट्रल एटम है उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर सिर्फ सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो जो ज्योमेट्री होती है ना मालिक्यूल की, या शेप होती है, वो एसिमेट्रिक होती है। एक होती है सिमेट्रिक जिसमें सिमेट्री पाई जाए, और एक होती है एसिमेट्रिक जिसमें सिमेट्री ना हो, ठीक है। अगर सेंट्रल मालिक्यूल में के जो वैलेंस शेल है, ठीक है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हों कि वो सिर्फ कौन से हों, बॉन्डेड पेयर हूँ, यानी लोन पेयर उसमें ना हो। अगर किसी भी एटम में बॉन्डेड पेयर हूँ, लोन पेयर ऑफ एटम ना हो, तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, एसिमेट्रिक होती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल एटम को अगर लोन पेयर भी सराउंड करें, यानी सेंट्रल एटम के गिर्द लोन पेयर भी हो और बॉन्डेड पेयर भी हो, तो अगर इस तरह का मॉलिक्यूल होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड शेप होगी। अब दो चीज़ें समझने वाली हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बॉन्ड नहीं बनाते, और बॉन्डेड पेयर ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सेंट्रल एटम के गिर्द क्या हूँ, लोन पेयर भी हूँ और बॉन्ड पेयर भी हूँ, तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड शेप होगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वेस्पर थ्योरी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट हम रेजोनेटिंग फॉर्म बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो ये जो वेस्पर थ्योरी है ये उसके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। उसके बाद रिपल्शन, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन की स्ट्रेंथ देखी जाए तो जो लोन पेयर होते हैं ना वो स्ट्रोंगली रिपेल करते हैं, जबकि जो बॉन्डेड पेयर होते हैं उनकी रिपल्शन की स्ट्रेंथ कम होती है।
उसकी रीज़न ये होती है कि लोन पेयर फ्री होते हैं, वो किसी के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक अलाउड ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेंगे। जबकि बॉन्डेड पेयर क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक अलाउड दो एटम्स के दरमियान सराउंड होता है, दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड बना होता है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक अलाउड इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस वजह से वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है रिपल्शन की, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के क्लोज आ जाएं तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, इंक्रीज इन एनर्जी हो जाती है मॉलिक्यूल की, ठीक है। उसके बाद इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाई फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर पड़े हैं तो रिपल्शन उनके दरमियान कम है और एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या है, लो है, ठीक है। और हमेशा मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होते हैं, लो एनर्जी की फॉर्म में, यानी स्टेबिलिटी की फॉर्म में। स्टेबल कब होता है मॉलिक्यूल, जब उसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम कब होगी, जब उसके जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं उनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। तो रिपल्शन कम, एनर्जी कम और मॉलिक्यूल स्टेबल, तो इसलिए प्रेफरेबल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है कि वो एक दूसरे से दूर दूर रहें, रिपेल करें और एनर्जी क्या हो उनकी कम हो। अब हम देखते हैं कि ये प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से ये प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो प्रिडिक्शन के लिए पहला क्या है कि सेंट्रल एटम ऐसा चूज करना है जिसकी इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी कम है। उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं सेंट्रल एटम के गिर्द, कितने बॉन्डेड हैं और कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। जब आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस लोन पेयर का पता चल जाए तो उस नंबर को हम कहते हैं वेस्प नंबर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर, ठीक है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों को काउंट करना है तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर। जब आपके पास वेस्प नंबर आ जाएगा तो वेस्प नंबर के बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल वेस्प नंबर 2 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है, 4 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है, 6 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है। तो इसकी मदद से हम ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि वेस्प नंबर है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वेस्प नंबर है, पहले इधर होकर आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये फॉर एग्जांपल पहले 2 है जी वेस्प नंबर, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का जब हम प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है, 2। जब 2 आएगा तो उसकी जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी या ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी में 3 आंसर आए तो उसको ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है जी। अगर 4 आए तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अगर 5th आए तो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री होगी, अगर 6 आए तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अगर 7 आए तो पेंटागोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। ये अब फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि वेस्प नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन दोनों को जब हम सम करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, वेस्प नंबर होता है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम देखते हैं तो इस बेस पे डिफरेंट ज्योमेट्रीज होती हैं मॉलिक्यूल की। तो पहली टाइप के मॉलिक्यूल हैं AB2, ठीक है। AB2 टाइप क्या है, मॉलिक्यूल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम। AB2 का, B2 का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम है, B2 का मतलब क्या है कि इसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो इसको सराउंड कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं सेंट्रल एटम के साथ, क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होता। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल 180 का होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। ये जैसे दिखाया गया ना, ये वेस्प नंबर 2 तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अब इसमें क्या है, वेस्प नंबर AB2 में वेस्प नंबर क्या है, 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अटैच है, लोन पेयर कोई नहीं, 2 + 0 2 आंसर। तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। जब लीनियर ज्योमेट्री होती है तो बॉन्ड एंगल 180 होता है। इसकी एग्जांपल दी गई है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम हेलाइड, यानी कैडमियम के आप हेलाइड डिफरेंट देख सकते हैं, CdCl2, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये कैडमियम। उसके बाद ये मरकरी के हेलाइड है, वेयर X क्या है, ये क्लोरीन हो सकती है या ब्रोमीन हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। यहाँ ये बेरिलियम है, ठीक है, ये इधर एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है बेरिलियम का और एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन का, यानी इस बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में।
ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर इसके पास कोई है नहीं, तो इसका वेस्प नंबर कितना बनेगा, 2 + 0 2। तो जब 2 वेस्प आ जाए तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। तो ये इसकी ज्योमेट्री अब क्या है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या है इसका 180 है। ठीक है, ये इधर बेरिलियम का दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद लोन पेयर कोई नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है। ठीक है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद लोन पेयर कोई है नहीं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। उसके बाद ये कुछ मालिक्यूल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उसकी डिफरेंट ज्योमेट्रीज बताई गई हैं। बेसिकली जो वेस्पर थ्योरी है ये हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है। तो आपको नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, यानी ये वेस्प नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया का मतलब क्या है, ये इसके वेस्प नंबर है। इसमें कितने 2 हैं। जब 2 होगी तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, और लीनियर कब होगी, जब नो लोन पेयर होगा इसके बाद, यानी कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या है, लीनियर इस तरह से होगी। अच्छा, उसके बाद अगर 3 वेस्प नंबर हो, वेस्प नंबर कितना हो 3, तो ये जो सिस्टम कहलाएगा ये कहलाएगा AB3 सिस्टम। ठीक है, क्या कहलाएगा, अगर वेस्प नंबर कितने हो 3, अगर वेस्प नंबर 2 थे तो सिस्टम क्या था, AB2। अगर वेस्प नंबर 3 है तो सिस्टम क्या कहलाएगा, AB3। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर कब होगी, जब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, 3 किस तरह से आंसर आ सकता है, 3 + 0 से 3 आ सकता है, या 2 + 1 से 3 आ सकता है। 3 + 0 का मतलब ये है कि इसमें 3 के 3 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर हैं। ठीक है, यानी नो लोन पेयर है। लेकिन जब 2 + 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि 1 लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्डेड पेयर है। अगर तो AB3 सिस्टम इस तरह का है जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर उसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री बेंट होगी। और ये अब इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है और ये 2 बॉन्ड पेयर है। इसमें ये तीनों देखो, तीनों क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना रहा है, ये वाला भी बॉन्ड, ये वाला भी बॉन्ड। इसमें ये 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन तीसरा लोन पेयर वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, बेंट होगी। अच्छा, उसके बाद 4 आ गया, तो 4 को हम क्या कहेंगे, AB4 सिस्टम। क्या कहेंगे हम, AB4 सिस्टम। AB4 सिस्टम की वैसे ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, 4 कोने होते हैं। और ये कब होती है, जब 4 + 0 यानी 0 लोन पेयर हो और 4 के 4 क्या हो, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। यानी अब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, यानी 4 के 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन इस केस में क्या है कि 3 बॉन्डेड है और एक क्या है, लोन पेयर। यानी देखो ये 3 बॉन्डेड है, 1 2 3 बॉन्डेड, एक लोन पेयर ऊपर पड़ा है। तो अब ये कौन सी होगी, 3 बॉन्डेड 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। ये मैं दिखाता हूँ आगे कैसी होती है। अच्छा, उसके बाद इसका एक और सिस्टम 4 एक और तरह से आ सकता है, 4 + 0 3 + 1 2 + 2 की फॉर्म में भी क्या आ सकता है, 4। 2 + 2 का मतलब होता है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो ज्योमेट्री क्या है, बेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जो AB4 सिस्टम में कौन कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, ट्राइगोनल भी हो सकती है और बेंट भी हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद 5 में आ जाते हैं, तो AB5 कहलाएगा। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है जब कोई लोन पेयर नहीं होगा। लेकिन जब एक लोन पेयर होगा, जैसे ये पड़ा है, तो इसका सॉ-हॉर्स ज्योमेट्री होगी। अगर इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं तो टी शेप्ड होगी। अगर इसमें 3 लोन पेयर हैं तो लीनियर ज्योमेट्री होगी इसकी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 6 में AB6 सिस्टम है। आपने ये लिखते जाना है, स्लाइड्स पे मैं लिख नहीं सका AB6 AB5, आपने ये अपने रजिस्टर पे लिख लेने हैं। तो 6 का मतलब क्या है, AB6 है, ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल देखें जी, कब है, जब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, उसके बाद जब इसके पास एक लोन पेयर है ये वाला और 5 बॉन्डेड पेयर है, ये ब्लू वाले लोन पेयर है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है जी। अब 2 लोन पेयर हैं तो स्क्वायर प्लेनर होगी। जब 3 लोन पेयर हैं तो टी शेप होगी। जब 4 लोन पेयर हैं तो लीनियर शेप होगी। ठीक है जी इसकी। अच्छा, अब देखते हैं कि रिपल्शन मतलब ये एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे हैं। इस तरह से अरेंज किया है कि जो मतलब लोन पेयर रिपेल करके मैक्सिमम फॉर्म है। देखो, अब इसमें तो एक लोन पेयर है, ये इनको रिपेल कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म पे है, यानी इनमें भी डिस्टेंस है। अब इसमें 2 लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर इधर ऐसे है, ये वाले लोन पेयर ऐसे कि यानी एक लोन पेयर इधर है, दूसरा लोन पेयर इधर है। ठीक है, ऐसे एक खास फासले पर है। ठीक है जी, ये वाले। अब इसमें क्या है, ये देखो कि ये लोन पेयर इधर आ रहा है, ये इधर ऐसे हैं ये वाले। ठीक है,
और इसमें भी क्या है कि ये एक ऐसे हैं और एक लोन पेयर ऐसे तीसरा ये वाला, ठीक है जी। इसका मतलब ये लोन पेयर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हैं, इन्होंने मैक्सिमम रिपल्शन किए हुए, ठीक है बच्चे। ये तो हो गया ये वाला काम। अब आ गया आपकी असाइनमेंट। आपने ये जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं, ज्योमेट्री को चलो छोड़े, मैं समझा देता हूँ। आपने ये जितनी भी फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल वन लोन पेयर, ठीक है, जैसे ये है, इसमें वन लोन पेयर की बेंट फॉर्म की आपने एग्जांपल देनी है, कौन सा मालिक्यूल ये वाली ज्योमेट्री देता है, और इस केस को जस्टिफाई करना है कि AB3 की एग्जांपल है और इसकी बेंट फॉर्म ये है, AB4 की एग्जांपल है, उसकी टेट्राहेड्रल ये है, ट्राइगोनल ये है, बेंट ये है। मतलब आपने एक सिरे से शुरू हो जाना है और सबकी एग्जांपल्स आपने ये राइट डाउन करके मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला ये हमारी स्लाइड है, इस पर आपको कुछ ज्योमेट्री नज़र आ रही होगी, ठीक है। लीनियर है सबसे ऊपर, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री इस तरह से होती है, ट्राइगोनल इस तरह से होती है, इनमें बॉन्ड एंगल दिए गए हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से होती है, आपने ये अच्छी तरह से ड्रा करने की कोशिश करनी है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री इस तरह से होती है, इसके बॉन्ड एंगल दिए गए हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से होती है और इसके भी बॉन्ड एंगल दिए गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने करवा दिए, बाकी एग्जाम्पल्स आपने खुद देखनी है। लीनियर की एक एग्जाम्पल BEF2, ठीक है, AB2 सिस्टम की दी गई है, ठीक है। बेंट फॉर्म की मतलब दो लोन पेयर बॉन्डेड पेयर थे, अब इसमें जीरो लोन पेयर था, इसमें एक लोन पेयर है, तो इसकी एग्जांपल ये है। अब इसमें तीन बॉन्डेड पेयर है, जीरो लोन पेयर होगा तो इसकी एग्जांपल ये है। चार बॉन्डेड पेयर है, जीरो लोन पेयर होगा तो इसकी एग्जांपल ये है। बाकी फिर आपने कैसे करना है, आपने 3 को 2 1 करके उसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है। उसके बाद 4 को आपने 3 1 करके 2 2 करके इस तरह से आपने इसकी एग्जांपल देनी है कि क्या क्या होती है, ठीक है। ये कुछ सिस्टम्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट है वही कि क्या आपने AB2 AB3 AB4 और AB6 सिस्टम को क्या करना है, आपने इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं एक एक सिस्टम को लेकर, ठीक है जी। उसके बाद लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की, तो अगर हम इस थ्योरी की लिमिटेशन देखें तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को ये सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है जी। उसके अलावा ये ट्रांजिशन मेटल के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं करता। उसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका ये सही तरह से स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बिकॉज वेस्पर थ्योरी एसोसिएट होती है into account the associated size of substituent group and the lone pair that are inactive, ठीक है। ये उसके बारे में नहीं बताती कि सब्सटीट्यूशन क्या लगी हुई है और लोन पेयर इनएक्टिव है या एक्टिव है, उसके बारे में हमें नहीं बताती, ठीक है। उसके अलावा ये हेलाइड के बारे में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है उसके बारे में भी नहीं बताती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके मुताबिक उनका स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए, लेकिन उनका हकीकत में क्या होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, कुछ इसकी लिमिटेशन है। तो इसके बाद फिर अगली थ्योरी, ये तो यहाँ पे ख़त्म होगी लिमिटेशन। उसके बाद अगली थ्योरी है वो है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। ये हिटलर और लंडन ने एक्सप्लेन की और इसने कोवलेंट बॉन्ड को क्वांटिटेटिवली बनना बताया कि किस तरह से क्वांटिटेटिवली बनता है, और उसने क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ किया। उसके बाद लिनस पॉलिंग ने इस थ्योरी को इम्प्रूव किया कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दे के, ठीक है। मतलब हम असल में पढ़ क्या रहे हैं कि मॉलिक्यूल की ना बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, किस तरह से बॉन्डिंग होती है, किस तरह से उसकी शेप होती है, किस तरह से उसकी ज्योमेट्री। पहला लीविस कंसेप्ट था, उसके बाद वेस्पर थ्योरी आई, फिर VBT आई, ठीक है। VBT के कुछ पोस्टुलेट हैं कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है कि 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं और वो नए ऑर्बिटल बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम। यानी जो ओवरलैपिंग होती है वो किस तरह से होती है कि जो न्यूक्लियस के दरमियान वो आपस में आके ओवरलैपिंग करते हैं। अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, अगर कम होगी तो वीकर बॉन्ड होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद ये डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताता है। 2 तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ओवरलैपिंग की बेस पे। ये चीज़ें आपने वैसे पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये VBT ने बताई है हमें। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो कैसे बनता है, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है और टाइप ऑफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, और इसकी ये वाली टाइप होती है। यानी S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल आवर पे ओवरलैपिंग करके सिग्मा SS बॉन्ड बना सकते हैं। P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा PP बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। और ये एक सिग्मा SP है, यानी ये S ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग करके उन्होंने ये बॉन्डिंग बना दिया। ये VBT ने हमें कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है जी। पाई बॉन्ड क्या होता है, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। रिलेटिवली वीक होता है, किससे, सिग्मा से, ठीक है। और इसमें जो
बिलो और अबव होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के। ये इस तरह से पाई बॉन्ड होता है और इसकी इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। उसमें पहला ये ना हाइड्रोजन है, थोड़ा सा ये मिट गया है, ठीक है। आपने H2 मॉलिक्यूल है, ये देख लेना, ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपस में मिलकर सिग्मा SS बॉन्ड बना के हाइड्रोजन बनाता है। उसके बाद क्लोरीन Cl2 कैसे बनता है, क्लोरीन का एक ये वाला P और ये वाला P आपस में मिलकर इस तरह से Cl2 सिग्मा PP बॉन्ड बना देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का बताया गया, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 होता है, यानी डबल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन गया ये वाला, और P बॉन्ड या मतलब सिग्मा बॉन्ड ये वाला बन गया, और जो पाई बॉन्ड है वो उसकी ऐसे सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन के ये इस तरह से वो पाई PP बॉन्ड है और सिग्मा PP बॉन्ड ये दिखाया गया। उसके बाद ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें पहला ये सिग्मा बॉन्ड बनता है एक इनकी PP ओवरलैपिंग से। उसके बाद ये पाई PP ये ग्रीन वाला ग्रीन वाले से ओवरलैपिंग पड़ता है। फिर ये ब्लू शेड है, थोड़ा सा ब्लू वाले के साथ ये ओवरलैपिंग करेगा, तो ये दो पाई बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये क्या है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर मॉडिफिकेशन क्या है कि इस थ्योरी में भी कुछ मॉडिफिकेशन की हैं, वो क्योंकि कि ओल्ड वर्जन ऑफ वैलेंस थ्योरी क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पे, यानी जैसे N2O2 Cl2 H2 के बारे में है। ये स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल मोर देन 3 एटम के बारे में ये वाली थ्योरी हमें नहीं बताती थी, ठीक है। और इसकी मदद से वाटर के और अमोनिया वगैरह के बॉन्ड एंगल भी हम सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर लिनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। क्या किया उसने, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया और वैलेंस बैंड थ्योरी को मजीद एक्सपेंड किया, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन हमने इन डिटेल पढ़ी हुई है पहले सेमेस्टर में, ठीक है। मैं ये आपको एक लफ्ज़ इसका नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत से लेक्चर इस पे वक्फ किए हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पे, ठीक है। कम से कम 2 वीक्स 3 वीक्स लगा के आपको बेसिक छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ हाइब्रिडाइजेशन की सिखाई गई है। तो इसमें सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, आपको इसके आंसर आने चाहिए, मतलब आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इंटरमिक्सिंग क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, डू ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाउ मैनी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, यानी जितने मिक्स होते हैं उतने ही फॉर्म होते हैं। यूज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, वाई एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ गिवन एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सारे क्या क्वेश्चन है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की आपने इसमें टाइप भी अपने रजिस्टर पे आपने ये सारा टॉपिक दोबारा लिखना है हाइब्रिडाइजेशन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 क्या होती है, sp क्या होती है, ठीक है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन आई तो फिर उसने वाटर और अमोनिया के बॉन्ड एंगल के बारे में भी बताया। ये मैंने आपको करवाया हो कि उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, 109.5 का बॉन्ड एंगल होता है। ये सारा कुछ किसने बताया, हाइब्रिडाइजेशन ने। और बॉन्डिंग के बारे में एक ब्रॉड कंसेप्ट, यानी एक बहुत बड़ा वसी डोर दरवाज़ा खोल दिया हाइब्रिडाइजेशन ने, किसके बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। फाइनली क्या है कि बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। ये उसका एक कंक्लूजन आ गया। शेप जो होती है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से पता चलती है, ठीक है, वो मैंने आपको बताई है। sp3 में क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, sp2 में ट्राइगोनल होती है, sp क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है। और वो नंबर ऑफ लोन पेयर से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, MOT के बारे में डिस्कस करेंगे, MOT क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।